अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आज व्हाट्सएप के ग्रुप में एक चीज़ शेयर की थी, वो ये थी कि और एवरी टाइम अगर आपने किसी का प्रोजेक्ट रन करना होगा, जैसे एक ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको पिक करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ और किसी के प्रोजेक्ट में रन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें ज़रूरी ये होता है कि पहले ये जान लेना कि प्रोजेक्ट में क्या चीज़ किस तरह है। समटाइम उन्होंने जो रीडमी लिखा होता है वो कंप्लीट नहीं होता। आप प्रोजेक्ट को यहाँ से इस तरह करके ड्रैग करेंगे, दूसरों का एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। ये जैसे मैंने कहा, क्या रीडमी में समटाइम्स जो चीज़ें लिखी होती हैं वो वैलिडेट नहीं करती हैं। जैसे इसने यहाँ पे लिखा हुआ है रियल वर्ल्ड एपीआई स्पेसिफिकेशन, इसने जेंगो की डीआरएफ को यूज़ किया है। इसको कहते हैं जेंगो रियल वर्ल्ड, जो फाउंडेशन होती है क्रेडिट की एप्लीकेशन की, वो है। अब मैं इस पे आता हूँ, मैं इसको ओपन इन टर्मिनल में करता हूँ, ओपन इन टर्मिनल। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेरे पास डेटाबेस तो आ ही नहीं रहा इसका, मेरी किसी भी जगह पे डेटाबेस नहीं है। मैं रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मेरी ये सारी चीज़ आ रही है। इट मीन्स कि मेरे पास ये सारा कुछ इंस्टॉल्ड है। ये रीड होके पे बता देगा इसमें क्या चीज़ मेरे पास नहीं है। सो मेरे पास अभी सारा कुछ इंस्टॉल्ड है अकॉर्डिंग टू दिस प्लेटफॉर्म। अब मैंने सर ये चीज़ देखनी है कि वाकई मेरे पास ये चीज़ है या नहीं है। मैं क्या करूँगा, manage.py पे आऊँगा, python 3 manage.py migrations। मैं टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा कि अगर किसी का प्रोजेक्ट में कोई फाइल मिस है मैं उसको लीव कर दूँगा। वो फाइल अब जैसे ये आ रही है, जेंगो एक्सटेंशन का मॉड्यूल जो है वो नॉट फाउंड है। अब ये वो चीज़ है जो आपके text.py में आ रही थी। इट मीन्स दैट इज समथिंग जो हम एक्सटेंशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसको ट्राई क्या करता हूँ कि पिप इंस्टॉल जेंगो TNSION एक्सटेंशन, अगर तो होगी तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस पे टाइम को ज़्यादा यूटिलाइज नहीं करूँगा एंड किसी और सर एक चीज़ पूछ जी जी यहाँ पे जैसे आप कह रहे थे जेंगो एक्सटेंशन इसमें नहीं है, हमने पिप से इंस्टॉल कर लिया उसको, हाँ जी। रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हमारी। नहीं नहीं सर, अभी अगर गुजर गई। हम्म, जी जी सर, आप बताएं। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना डेटाबेस का पार्ट पूछने जा रहा हूँ। अगर डीबी में से कोई चीज़ मिस है तो वो भी खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी अगर नहीं इस नहीं नहीं, प्रोजेक्ट को हम नहीं नहीं पाइथन सर, डॉट मैनेज पाई से करेंगे, नहीं सर, इस तरह भी क्या? डीबी से हमारा कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होगी। डीबी से अगर कोई चीज़ मिस है, हमें वो ये सिर्फ ये बताएगी कि डीबी में से ये चीज़ मिस है, वो इंस्टॉल नहीं करके देगा। उसके लिए हमें इंस्टॉलेशन खुद ही करनी पड़ेगी, और इंस्टॉलेशन नहीं, उस चीज़ को डीबी में खुद ऐड करना पड़ेगा। हम डीबी को इंटीग्रेट जरूर करवा सकते हैं किसी और डीबी के साथ, लेकिन अगर डेटाबेस में से कोई चीज़ मिस हो गई है, ये कभी भी रिकवर नहीं हो सकती अनटिल अनलेस हमारे पास कोई उसका बैकअप डेटाबेस ना पड़ा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ बैकअप डेटाबेस हम कहाँ से निकालते हैं। जैसे ये इंस्टॉल हुई, इसके बाद माइग्रेशन करके देखते हैं कि अभी ये नया क्या कहता है। अब जैसे यहाँ पे अगेन उसने कहा कि जेंगो एक्सटेंशन जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब ये जो एरर दे रहा है इंस्टॉलेशन करने के बाद भी, इट मीन्स कि इसके अंदर कोई एक ऐसा एरर भी जनरेटेड है जो कि इसका एरर नहीं है, इसकी कोड मैनेजमेंट का एरर है। हम इसकी एक दफ़ा एक फाइल चेक करेंगे, सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पे उसने जेंगो एक्सटेंशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वाकई जेंगो एक्सटेंशन की कोई एप्लीकेशन, जेंगो अंडरस्कोर एक्सटेंशंस अवेलेबल नहीं आ रहा, किसी भी जगह पे ये मॉड्यूल नहीं है। तो मैं इसको कमेंट करके चला के देखता हूँ माइग्रेशन से, और इसने मुझे एक नया पंगे में डाल दिया। वो है ये कि मेरी ऐप स्टॉप हो गई है, क्योंकि उस एप्लीकेशन में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट में है उसकी एक्सटेंशन से बहुत कुछ चल रहा है। सो इट मीन्स कि जेंगो एक्सटेंशन इज अ पार्ट ऑफ समथिंग। इट मीन्स कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है। ये हम पता लगा लेते हैं किसके लिए डिज़ाइंड है। सेटिंग्स में आए,
ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन था थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए अगर ये चीज़ डिज़ाइन हुई हुई है तो इसने यहाँ पे एनवायरनमेंट, उसके बाद प्रोजेक्ट, सीडी, प्रोडक्शन रेडी, सीडी प्रोडक्शन रेडी जनवरी API, जो कि यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली हमें पता लगता है कि आप के प्रोजेक्ट में आप काम सही वाली जगह पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो हमारे पास ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए यूजलेस है। आपके पास जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे यूजलेस, आप उनको उठा के फिर बाद में कर लेते हैं। हम कोई और दूसरा प्रोजेक्ट देखते हैं जो बहुत ईजीली जिसको रन करके देख सकेंगे उसमें क्या चीज़ किस तरह है और क्या चीज़ किस तरह नहीं है। जैसे कि प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट नहीं है, एक्चुअली API है। इसने कुछ भी ओपन नहीं करना, इसने जस्ट एक बैक पे एक डाटा उठा के दे देना कि अच्छा ये डाटा है, क्योंकि इसमें और कुछ भी नहीं है। इसमें जस्ट इन API है पूल्स की सूरत में, जिसको हम पेमेंट लिस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर वेबसाइट की डिज़ाइनिंग नहीं है। खैर ये स्क्रैच वाला तो रनेबल ही नहीं है। सी के इसमें ऐसे कुछ नहीं है, ये टोटल डेड एंड है। इसको बंद कर देते हैं। ई कॉमर्स पे आते हैं। एक ये वाली साइट है, एक ये वाली है, फाइनेंशियल वाली भी है, ये भी है, ये भी है। सो लेट्स सी। ये हमारे पास एक वेबसाइट है, इसके अंदर उसने कहा है, अब ये जैसे इसने यहाँ पे खुद से लिखा हुआ है हाउ टू सेट अप ऑन लिनक्स, मतलब ये खाली जो फाइल है ये लिनक्स पे चलने वाली है या लिनक्स के साथ ही चलेगी। मेरे पास मैकिनटॉश है, मैकिनटॉश पे इसको रन करके देखते हैं और ये देखते हैं कि ये कौन सी ऐसी साइट है जो कि सिर्फ इसी चीज़ पे रन होती है। समटाइम्स ये साइट बहुत इजीली रन हो जाती है, समटाइम्स ये साइट रन नहीं होती है, क्योंकि ये साइट में जो डेटा मिस होता है हम उसको तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई अगर हेडर कोई मिस होता है वो इजीली निकाला जा सकता है। जब हम मार्केट में जाते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए तो हम हेडर्स का ध्यान रखते हैं कि अगले की साइट में कोई हेडर तो मिस नहीं है। अगर हेडर मिस होता है तो हम उस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपसे मार्केट में क्रैक प्रोजेक्ट को करवाया जा रहा होता है, और क्रैक प्रोजेक्ट्स वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बनाए किसी और ने होते हैं और आप इलीगली उन प्रोजेक्ट्स को कर रहे होते हो और आपको ये कहा जाता है कि आप लीगली उन प्रोजेक्ट्स को कर रहे हैं, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मार्केट आपसे वो प्रोजेक्ट क्यों करवाती है, उसकी बहुत सी मेजर रीज़न ये होती है कि मार्केट को पैसा रिक्वायर्ड होता है और आपके पास वो सारी चीज़ें होती है जिससे आप उनको पैसा कमा के दे सकते हैं। इसको चेक करके देखते हैं। आर्ट फॉर रिक्वायरमेंट REQUIREMENT .txt टेक्स्ट। तो जैसे कि रिक्वायरमेंट टेक्स्ट, हमारे पास इसकी कोई फाइल अवेलेबल नहीं है जिसे हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकें। सी समटाइम्स ये भी होता है कि हमारे पास ये फाइल्स होती भी हैं और समटाइम्स क्या बनता है एंड वी गॉट एन एरर। ये एरर इसी वजह से ही आता है कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं प्रॉपर्टी नहीं चीज़ें अवेलेबल होती, और ये रिक्वायरमेंट्स हम ये वाली रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि इस रिक्वायरमेंट से हम जितना दूर रहें उतना बेटर होता है। तो बेटर ये होता है कि इसको एक दफ़ा हम ओपन टर्मिनल करके इसको माइग्रेशन करके देखते हैं, अगर हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज वी डोंट इवन नीड दिस प्रोजेक्ट एज वेल, क्योंकि जिस इन्वायरमेंट की ये बात कर रहा है वो आज से 6 साल पहले ख़त्म हो चुकी है।
समटाइम्स लोग प्रोजेक्ट ओल्ड एप्लीकेशन पे इस वजह से बनाते हैं ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजन। अब इसमें भी जैसे कोई मॉड्यूल नहीं है, जब आपके पास कोई एरर किसी की एप्लीकेशन में है ना कि ये वाला मॉड्यूल नहीं है या मॉड्यूल नेम नॉट फाउंड, तो इट मीन्स कि आप उस पर बाकी जितना भी काम करेंगे वो टाइम ज़ाया करेंगे। उसकी रीज़न ये कैसी वेब मेकिंग है जिसमें हमें 0% पता है कि ये एरर कहाँ पे जनरेट हुआ है। अब इसमें ये इसने कहीं नहीं बताया ये एरर एक्चुअली जनरेट किस लाइन पे हुआ है असल में। वी नेवर नो। हमें ये पता लगता है अच्छा manage.py में आते हैं उसमें ये एरर नहीं है, ये एरर ओरिजिनल फाइल में जाके जनरेट हुआ है जो इसकी पाइथन की अपनी सेटअप की कोई फाइल थी, उसमें से ये फाइल का एरर जनरेट होता है। इसीलिए जो हमारे पास डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, वो रनिंग फॉर्म में ही हम लोगों से प्रोजेक्ट्स को पकड़ते हैं। अगर आपने भी लाइफ में कभी किसी का प्रोजेक्ट पकड़ना होगा तो आप उसको रनिंग फॉर्म में पकड़े। आप उसको कभी इस फॉर्म में ना पकड़ना कि वो चल ही नहीं रहा और वो आपसे कह दे कि जी आप मुझे इस प्रोजेक्ट को चला दो। प्रोजेक्ट को चलाना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन अगर प्रोजेक्ट की इंटीग्रेशन सही नहीं हुई हुई तो आप उसको कभी भी नहीं चला सकोगे। आप सिर्फ उस पर टाइम ज़ाया करेंगे लाइफ टाइम के लिए। सर जैसे अभी ये प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी कि हम एक प्रोजेक्ट पकड़ के उसको चला सकते हैं। जी जी सर। आमतौर पे ये ट्रेंड होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो छोटी कंपनी से कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ना चलते एक्वायर कर लेती हैं और उसको अपनी मॉडिफिकेशन और कस्टमाइज करके तो वो लोग चला लेते हैं इस तरह से। तो मतलब ये नॉर्मल रूटीन में देखिए कि हमारे यहाँ ऐसी होती है कि जो लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं वो स्मॉल स्केल कंपनीज से कुछ चीज़ें एक्वायर करके तो फिर उसको मतलब स्क्रैच से मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग होते होंगे कि एक पूरे प्रोजेक्ट को डेवलप करके और उसको एक एप्लीकेशन को डेवलप डिप्लॉय करते होंगे। तो आप इस सर बारे में क्या क्या कहेंगे सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको वही कहा है अभी कि अगर आप किसी कंपनी का प्रोजेक्ट पकड़ते हैं ना तो उनसे कहेंगे हमें ये चला के दें, क्योंकि आपका डेवलपर जो है वो प्रोजेक्ट को चलता चलाया प्रोजेक्ट के अंदर अपनी चीज़ें ऐड कर सकता है। या अगर आप भी है ना तो आप चलते चलाए प्रोजेक्ट में अपनी चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो प्रोजेक्ट जो है वो चलता हुआ नहीं मिला तो आप उसको कभी भी नहीं कुछ कर सकते, और उसमें फिर आप कुछ भी ऐड करेंगे तो आपको एरर ही आएगा। तो हमारी कंपनीज जितनी भी यहाँ पे हैं वो छोटी कंपनी से चलता चलाया प्रोजेक्ट ही पकड़ती हैं। क्योंकि मैं भी जब फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट कंपनीज को जो जेंको की हैं, मैं उनसे सिर्फ यही चीज़ कहता हूँ कि मुझे आपका जो प्रोजेक्ट है वो चलता चलाया मिल जाए, बाकी आपने जो चीज़ डिज़ाइन करवानी है वो मैं आपको एपीआई तक डिज़ाइन कर दूंगा, लेकिन मुझे आपका प्रोजेक्ट जो है वो चलती सूरत में मिले। ये ना हो कि मुझे कोई एक नए किस्म के एरर में आप डाल ही रखो और मैं उस एरर को ही सिर्फ रिजॉल्व करता रहूँ। क्योंकि सर समटाइम्स आपके पास ऐसी चीज़ें भी आती हैं, जैसे ये किसी का एक का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट वो है कि दिखने में पूरा कोड लिखा होगा। अब ये जैसे बूटस्ट्रैप 4 इसमें मिस है। अब बूटस्ट्रैप 4 इसमें मिस इट मींस मैं तो रह रह के भी इसको इंस्टॉल नहीं कर पाऊंगा कभी भी। अब ये देखिए अगर मैं इसको कह भी देता हूँ कि मैंने इसको इंस्टॉल करना है तो ये तो मुझे हर थोड़ी देर बाद एक एरर जनरेट करके दे देगा नए से नया। जो चीज़ आपको इजीली समझ आती है कि इंस्टॉल करने से जा सकती है वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपको हल्का सा भी आइडिया हो कि ये चीज़ तंग करेगी, आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ दो और साथ साथ उनको कह दें कि ये प्रोजेक्ट इस तरह नहीं होगा। क्योंकि सर आप एज बिंग अ डेवलपर पाइथन का एक्सपेंसिव आपकी जो डेवलपमेंट कॉस्ट आती है वो आती है। अब सी बूटस्ट्रैप 4 ऐड भी कर दिया है, ये स्टिल वहीं का वहीं रहता है। तो इट्स बेटर कि आप इन प्रोजेक्ट को ही छोड़ दें। जैसे मेरा एक प्रोजेक्ट है ये, जैसे मैं उन कंपनीज के लिए बना रहा था। अब मैंने उनसे ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट मेरा है, आपने ई कॉमर्स के लिए बनाना है, ठीक है आपको ये चलता चलाया मिलेगा। क्योंकि सर मैं जब आप एक खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं या आपका आपने प्रोजेक्ट खुद से किया होता है या आपको आइडिया होता है कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा होता है, तो आप अगली कंपनी को बहुत इजीली अपना प्रोजेक्ट जो है वो सेल भी कर देते हैं या अपनी सर्विसेज भी सेल करते हैं। क्योंकि आप किसी का प्रोजेक्ट इतनी आसानी से नहीं चला सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने कहाँ कहाँ पे क्या क्या एरर किया हुआ है, जो कि समटाइम पल्ले से ही बाहर होती हैं चीज़ें। क्योंकि वो एरर होता नहीं, एरर जनरेट हुआ होता है। अब जैसे ये साइट है,
ई कॉमर्स की, जो मैंने स्टार्ट में भी दिखाई थी। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर ली हैं, कुछ चीज़ें इसमें पुरानी ही पड़ी हुई हैं। अब पॉइंट कंसर्न ये है कि मैंने उसको ये चलती चलाई दे दी। अब जैसे ये 5 बटन है, इसमें एक फेसबुक का, एक इंस्टाग्राम का, एक ट्विटर का, एक उसने अपने शॉपिफाई का लगाना था, एक इसने किया था। ये उसका एड्रेस है जो उसने मुझे ओरिजिनल एड्रेस से दिया। उसने कहा ईमेल जिसने भी करना होगा वो सब्सक्राइब का बटन यहाँ से मुझे ईमेल आ जाएगी। ये उसकी वीज़ा है कि किसी ने यहाँ से कोई सर्विसेज इसकी बाय करनी है, तो मैं शिपिंग पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अपनी शिपिंग की अपनी अंदर सारी सर्विसेज वगैरह रख लेगा। मैं ऐड टू कार्ट किया, ये मेरे कार्ट में ऐड हो गया, क्योंकि पिछली दफ़ा जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया था ये कार्ट में ऐड नहीं होते थे। अब ये कार्ट में ऐड होते हैं और ये पूरे कार्ट इसका मैं देखता हूँ, क्योंकि जब हम उसमें जब कार्ट में ऐड करते थे प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड भी नहीं होती थी और कार्ट से आगे भी नहीं जाती थी। तो अब इसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स साथ चलते चलाए मिल जाए, तो आप अपनी बैंक की एपीआई या किसी भी किस्म की एपीआई जो है वो इसके साथ ऐड अप कर सकते हैं। अगर किसी का प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता तो आप एपीआई के आप उसके साथ सिर्फ टाइम वेस्ट ही कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को लेके, बाकी और कुछ नहीं होगा। एंड सर दूसरी एक और चीज़ मैं आपको एक साइट बताता हूँ जहाँ पे AI कैरियर्स, सर यहाँ पे पाइथन डेवलपर की जो पेमेंट है ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। यहाँ पे सिर्फ पाइथन डेवलपर की जो कॉस्ट है सर वो मंथली 90 से 1.5 बनती है, ये वाली। अगर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होता है या उससे भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस होता है तो अब कंसर्न ये आता है कि ये लोग इतने जो डेवलपर्स हायर करते हैं या ऐसा कुछ भी होता है, इससे होगा क्या। सर इसमें ये चीज़ें आती हैं कि अब जैसे इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो मैं चीज़ें आपको करवा रहा हूँ इसकी सारी जॉब डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ होती है। बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन फॉर आवर इंटरनेशनल क्लाइंट। असल में जो काम होता है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट लो लिटेंसी। सर जी जी। सर ये प्लीज़ ये परमिशन ज़रा कर लें सर रिकॉर्डिंग की, मैं आपको दोबारा सर क्योंकि शाम को दे। हाँ आपको रिकॉर्डिंग परमिशन हो गई है वापस। अच्छा, ठीक है सर। अब इसने जो आप लोगों से चीज़ मांगी होती है फेमिलियर विद सम ORM ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर, जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में किया था जिसको हम API कहते हैं। देन एबल टू इंटीग्रेट मल्टीपल डेटा सोर्स एंड डेटाबेसेस इनटू वन सिस्टम। जैसे मैंने कल किया, एक आने वाले टाइम में आपको करवाऊंगा। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सर्वर साइड टेम्पलेटिंग लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको उस दिन टेम्पलेट्स में स्टार्टिंग में टेम्पलेट में चीज़ें ऐड करवा के जो हम पाइथन की अपनी लैंग्वेज लिखते हैं टेम्पलेट्स में, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो पाइथन की लैंग्वेज लिखी जाती है इसमें, इसको हम कहते हैं टेम्पलेट लैंग्वेज या टेम्पलेट्स। इसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रंट एंड, क्योंकि उनका पहले से बना होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड सिक्योरिटी कंप्लेंसेस। सिक्योरिटी कंप्लेंसेस सारी की सारी आपकी settings.py में आती है, ईच एंड एवरीथिंग कि ये एक सेटिंग क्या करती है, कहाँ पे क्या चीज़ हम ऐड करेंगे, क्यों ऐड करते हैं। सो ये जैसे जैसे अभी आगे आगे आते जाएंगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपनी इन्वायरमेंट कैसे ऐड करते हैं, इन्वायरमेंट कैसे लिखी जाती है, ऑथेंटिकेशन किस तरह बनती है, सिक्योरिटीज़ कैसे लिखी जाती हैं, हर चीज़। फिर familiar with event driven programming in Python। इवेंट मतलब जैसे आपने कोई बटन वगैरह बना दिया या सारा कुछ ऐसे कर दिया, जैसे हमने यहाँ पे बटन्स वगैरह क्रिएट किए थे, ये कार्ट का बटन यहाँ पे बना होता है, बाकी सारे लिंक आ गए इसके बीच में। एबल टू क्रिएट डेटाबेस स्कीमा दैट रिप्रेजेंट टू सपोर्ट बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे मैंने आपको एक चीज़ डाउनलोड करवाई थी, डेटाबेस ब्राउजर और SQLite। आप इसमें अपने स्कीमास खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं वैसे तो। और प्रोफिशंस जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो कोड विजनरी टूल होता है जिसको हम पहचान कह सकते हैं, या एटम होता है। फिर इसमें और भी टूल्स होते हैं लेकिन ज़्यादा मार्केट में पाइथन कम्युनिटी वर्जन ही यूज़ होता है, प्रोफेशनल भी यूज़ नहीं होता क्योंकि उसमें आप रेस्ट API इतनी आसानी से नहीं लिख पा रहे होते हैं। तो ये एक डिस्क्रिप्शन होती है। हम अभी तक इस डिस्क्रिप्शन के कहाँ तक पहुँचे तो मैं आपको बता देता हूँ। हम ORM मैपिंग कर चुके हैं, हम
बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रंट एंड कर चुके हैं, जावास्क्रिप्ट जिसमें HTML CSS आता है, यूजर ऑथेंटिकेशन बिटवीन द मल्टीपल सिस्टम सर्वर एंड एनवायरनमेंट्स जो हमने कल किया, हमने ऑथेंटिकेशंस लिखी लेकिन हमने बेसिक ऑथेंटिकेशंस लिखी थी, ये बेसिकली वो कहाँ से कहाँ पे फॉरवर्ड हो सकता है, उसके बाद हमने ऑथेंटिकेशंस कुछ नहीं लिखी थी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंडामेंटल डिज़ाइन प्रिंसिपल बिहाइंड, ये हमने करना है, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, दिस इज और नेक्स्ट टारगेट। इसके बाद हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला, एबल टू इंटीग्रेट मल्टीपल डेटाबेस रिसोर्सेज इनटू वन सिस्टम, 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद तीसरा ये होगा, चौथा, पांचवा एंड छठा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर एंड फ्लुएंट इन इंग्लिश विद एक्सीलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स। ये वो नहीं है कि आपने सिर्फ स्किल्स, यहाँ पे प्रोग्रामिंग में जो स्किल्स का काम होता है उसका मतलब ये होता है कि आप प्रोग्रामिंग में कमेंट्स वगैरह ऐसे लिख सको कि अगले बंदे को आप कमेंट्स समझा सको। सो हमारे आने वाली क्लासेस में हमने ये चीज़ देखनी है कि आप अपने कमेंट्स को किस तरह लिखते हैं, कमेंट्स पे क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं या दर्ज होती हैं, और उनको कैसे लेखन को चीज़ों को लेके चला जा रहा होता है। अगर आप में से कोई लोग इस तरह के डेवलपमेंट में नहीं आते, आप उसको तो नहीं लगता। यहाँ पे क्वेश्चन है सर मेरा, जी जी ये अभी आप अबाउट यू पेज जो दिखा रहे थे इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक डेवलपर की जो है उसमें पॉइंट्स है काफ़ी सारे। हाँ जी सर जब हम एक क्वेश्चन है कि जब हम टीम में काम करते हैं तो होता है कि जैसे हर जो एक डेवलपर है ना वो खास एक लेयर पे काम कर रहा होता है। हाँ तो जी अगर मैं फर्स्ट करने कहता हूँ हम एक 3 डेवलपर्स की टीम है, हम इस अबाउट यू को सामने रखें तो हम किस तरह से पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड कर सकते हैं 3 इंडिविजुअल्स के में रिस्पेक्टिवली, कि कौन सा आदमी कोई फ्रंट एंड पे काम करेगा, एक सिक्योरिटी पे काम करेगा, डीबी पे, हम नहीं 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 किस तरह टास्क को कर सकते हैं कि फुल स्टैक की काम होता है इसमें, सर, क्या अप्रोच होती है इसमें? इसमें फुल स्टैक ही होता है, लेकिन आपके पास जो फ्रंट एंड का बंदा होगा ना, सिर्फ वो डिफरेंट होगा, बाकी सारा काम आपने खुद करना है। हर चीज़ आप खुद करेंगे, जिसमें बैक एंड की डिज़ाइनिंग से लेके हर चीज़। अगर आपके पास 3 लोगों की टीम है तो पाइथन डेवलपर का कोई हेड नहीं होता, पाइथन डेवलपर को कोई लीड करने वाला नहीं होता, पाइथन डेवलपर खुद ही सब कुछ होता है। जो आपका टीम लीड होगा उसको सिर्फ इतना पता होगा कि पाइथन एक लैंग्वेज है, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड है, क्योंकि उसके पास डॉक्यूमेंटेशन है, आपने सिर्फ उसको करके देनी है। अगर आप ये कहते हैं कि आपको हेल्प रिक्वायर्ड होती है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती, तो वो जो आपका जो सीनियर या जो टीम लीड जो होता है वो सिर्फ आपको इतनी इतनी सिर्फ गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकेगा कि उसके पास ना कुछ रैंडमली कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं या उसने कोई कोर्सेज बाय किए होते हैं, वो कहते हैं आप इसमें से हेल्प ले लो या इसमें से ऐसे कर लो। अगर आप फिर इसके अकॉर्डिंग अगर टीम की बात करते हैं ना, तो आपके पास सिर्फ एक इसके लिए बंदा होगा बस, इसके लिए सच एस जो जावास्क्रिप्ट लिख सकता है या ऐसा कुछ। जो आपकी सिक्योरिटी कंप्लाइंसेस हैं, जो आपका बाकी सारा काम है, ये पाइथन का डेवलपर ही लिखेगा। फिर आप इस टीम में से 2 पाइथन डेवलपर होंगे और एक सिर्फ फ्रंट एंड के लिए होगा, और जो दोनों पाइथन डेवलपर हैं वो आपस में सलाह मशवरे से कि कौन किस पे काम करेगा, कौन किस पे करेगा। समटाइम्स ये भी होता है कि दोनों जो है वो एक जैसे होते हैं और वो दोनों एक ही चीज़ के ऊपर लगे रहते हैं, और तीसरा बंदा फिर आके उनकी हेल्प करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि फ्रीलांसिंग कोई बंदा आता है, वो एक आके प्रोजेक्ट कर जाता है या उनकी हेल्प कर जाता है किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल के अंदर। सर पाइथन डेवलपर में ये होता है, अगर आप किसी कंपनी के साथ प्रॉपर्ली अटैच हो गए हैं तो आप अपने खुद ही किंग हैं पाइथन के अंदर। आपने आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट है, आपका लैपटॉप है और आप खुद है। आपको कोई एरर आएगा, आपके पास पाइथन की कम्युनिटी है, पाइथन की कम्युनिटी में भी अगर वो एरर का सोल्यूशन नहीं मिलता, देन आपको किताब देखनी पड़ती है। अगर आपको किताब में भी नहीं मिलता, देन एक डॉक्यूमेंटेशन है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क ORG। सर ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन फिर पढ़नी पड़ जाती है। ये डॉक्यूमेंटेशन हमने हटा दिया। सर ये पूरी गिटहब पे एक डॉक्यूमेंटेशन आती है, कम्युनिटी क्या कहती है, एपीआई गाइड क्या होती है, कोर एपीआई क्या होती है, और इसमें टॉपिक्स वाइज सारी चीज़ें जो डिफाइन होती हैं, ये हर कुछ टाइम के बाद अपडेट होती रहती है। तो ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको हेल्प करती है इन थ्रू आउट एवरी उसमें जगह पे
कि ये डॉक्यूमेंटेशन आपको फिर सारी पढ़नी पड़ती है कि अच्छा मैं अगर यहाँ पे फंसूंगा तो मेरा ये एरर इस तरह रिजॉल्व होगा, यहाँ पे फंसूंगा तो ये एरर इस तरह रिजॉल्व होगा। जो इसमें एपीआई गाइड है, दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग गाइड। ये इसमें आपको हर चीज़ के बारे में बताएगा। स्वाय एक चीज़ के कि अब ये सेटिंग्स कैसे है, सेटिंग का ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा कि क्या होती है क्या नहीं होती, बस ये इतनी चीज़ बताएगा सेटिंग में क्या क्या चीज़ें ऐड अप कर सकते। तो इसमें एक और फाइल होती है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस में भी सिर्फ वो इतना यहाँ से सिर्फ ये कहेगा कि आप यहाँ से ये चीज़ देख लो और फू बार को बीच में ऐड करके आप अपनी एक्सेप्शंस वगैरह लिखना स्टार्ट कर दो। सब ये दो ऐसी वाहिद चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जेंगो की नहीं बताती है। बाकी हर चीज़ आपको पता चल जाती है कि आपने क्या चीज़ कैसे करनी है और उसका एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या होगा। सो ये सारी चीज़ें इसमें साथ साथ होती हैं। जैसे ये साइट है, इसमें मैंने एक अब जैसे ये वाली वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग ये लाइव चल जाती है, इसको भी देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन करके वाकई चलती है या बस ड्रामा ही है। सर एक चीज़ पूछनी मैंने, जी जी ये जो हम ये जेंगो में जितनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये हर एप्लीकेशन के पीछे एक सर्वर होता है, हाँ ये जी इसके सर्वर का नाम क्या है? कुछ बताएंगे इसका? सर, जेंगो का अपना सर्वर ही है। अगर आप हाँ। इसको किसी स्पेसिफिकली डिप्लॉय करने के लिए जगह पे जाते हैं तो ब्लू होस्ट इसका सर्वर है, Cloud9 इसका सर्वर है। ब्लू होस्ट को हम बनाएंगे भी एक और सर्वर। सर आपने अच्छा किया, एक और चीज़ भी याद दिला दी है सर। फ्रेपी एक सर्वर है इसका गिटहब पे, FPHR सर्वर। सर ये अमेज़न के ऊपर भी आता है और इसकी गिटहब पे भी एक हमारे पास रेपोजिटरी अवेलेबल होती है। नहीं सॉरी सर, मैं ये इस सर्वर की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा था कि जैसे हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, हम जैसे अपाची एक वेब सर्वर है, उस पर हम चलाते हैं उसको, तो ये जो हम इसमें पाईचार्म में जो सारा काम कर रहे हैं, इसके बैकएंड पे क्या है, सर्वर कौन सा है, उसका नाम मैं पूछना चाह रहा सर था एक्चुअली। उसी का नाम बता रहा था, वो फ्रेपी है। और फ्रेपी का गिटहब पे कोड भी होता है। हम अपनी मर्जी से, वो मैं कोड इस वजह से देख रहा था कि हम अपनी मर्जी से उसके कोड को चेंज भी कर सकते हैं। इसको ये जब स्टार्ट हुआ था पाइथन, तो इसके जेंगो का अपना एक सर्वर आया था जिसको रेस्ट सर्वर कहते थे। फिर इन्होंने ब्लू होस्ट लेके आया इसमें। फिर पाइचार्म में हमारे पास जो अभी चल रहा है वो फ्रेपी है, FPRFRPEE फ्रेपी। ये बैकएंड के ऊपर इसके चल रहा है अभी करंटली। इसके गिटहब पे ना एक चीज़ भी अवेलेबल होती है, वो गिटहब से ना आप इसका कोड जो है वो भी चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से इसको रीसेट भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें इसी वजह से अवेलेबल होती हैं। तो ये मेरे वाला एक प्रोजेक्ट है। सर आप इसके सर्वर्स वगैरह मल्टीपल टाइम्स भी चेंज कर सकते हैं। आप इसके सर्वर को ब्लू होस्ट भी कर सकते हैं, ब्लू होस्ट में भी लेके जा सकते हैं। ये सारा पीछे जेंगो का होता है। अगर आप कहते हैं कि आपने कोई ब्लू होस्ट वगैरह कुछ नहीं यूज़ करना, आपने जेनेरिक सर्वर यूज़ करना है, तो मैं आपको इसके सर्वर की सारी कैटेगरीज भी दे देता हूँ। बैकएंड के ऊपर आप यहाँ से इसके सर्वर्स को भी ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकली। इंटीग्रेशन इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर 7 का 21। अभी आपने प्रोजेक्ट ये, हाँ जी, ये इंटरप्रेटर में आपने दिखाया, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से टाइप्स ऑफ सर्वर हैं? हो सकता है एक से ज़्यादा सर्वर भी को सपोर्ट करता हो जेंगो,
सर अगर हमने तो खुद कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की ना, जब तक हम खुद हम्म, सर्वर को इंस्टॉल नहीं करते तब तक जेंगो सिर्फ अपना सर्वर ही चलाएगा, ये वाला सर्वर, सर्वर एडमिन जिसको कहते हैं, ये एडमिन टूल होता है। जब हम इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल करते हैं, जैसे मैं इसमें ब्लू कर देता हूँ इंस्टॉल, सर ये ब्लू अब ये एक सर्वर है पाइथन के लिए। ब्लू बटन है, ब्लू ब्रिक है, ब्लू बर्ड है, ब्लूबेरी पी वाई है, ब्लूबेरी है, ब्लू बी है, ये सर्वर्स हैं। हम जब अच्छा, तक इसका मतलब ये जी जी हमारी मतलब कि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा सर्वर है उस पर अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। हाँ जी सर, वो तो आप पे है, लेकिन जेनेरिकली जो इसमें यूज़ हो रहा है वो पीछे वही है। हम्म। जी जी सर, बताएं आप क्या कह रहे थे। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा था कि जब हम ये अपनी एप्लीकेशन को मेक माइग्रेट और माइग्रेशन करते हैं तो नीचे हमें टर्मिनल विंडो पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ नज़र आता है जो इसका लॉग है। हाँ अब जी मैं पूछना चाहता हूँ, हम अपना लॉग जो है ना उसको कहाँ पे रीड कर सकते हैं बैकएंड में? ये सारी फाइल को कहीं वो राइट करता है ना जाके। तो अगर मैं इस लॉग को, मैं कहता हूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दिखाए कि अगर मैं फ़र्ज़ करें अपनी एप्लीकेशन पे कुछ करना चाह रहा हूँ तो लॉग में कुछ राइट करे, तो इस तरह की चीज़ हम किस तरह देख सकते हैं इसमें? सर, आपके कहाँ पे पास होगी ये ये? देखिए, ये स्ट्रक्चर होता है, ये आपका ये सारा बन रहा होता है नीचे। इंस्टॉलेशन आपकी क्या हो रही होती है, आपने ई कॉमर्स पीछे क्या रखा होता है, आपके मॉडल्स और सारी फील्ड्स क्या आ रही होती है, ईच एंड एवरीथिंग आपका यहाँ पे राइट हो रहा होता है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसी सारी चीज़ को ना, जैसे मैं इसको चलाता हूँ, सपोज करते हैं कि ये है कि कोई एरर ना फेंके, वो एरर भी आ गया तो इसको देख लें। ये एक्चुअली सर ये हर जगह पे सेव, अब जैसे बूटस्ट्रैप का इसमें एरर है, बूटस्ट्रैप एक एरर जनरेट कर दिया या इसने ऐसा कुछ किया। सर अब अगर यहाँ पे आते हैं ना तो ये देखें, ये आपकी माइग्रेशन की एक फ़ाइल बनती है हर दफ़ा। ये देखें, आपकी हर चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाती है डिपेंडेंसीज के साथ। अब जैसे मेरे पास ये इसने कर दिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये इनिशियल है। जब एक दफ़ा माइग्रेशन की तो ये मेरे पास सारा स्टोर हो गया। अब एरर आपने स्टोर करने हैं तो आपके स्ट्रक्चर्स में ये देखें, आप जो भी माइग्रेशन करते हैं ये आपके एरर्स आ गए अब सारे। कि आपका कौन सा एरर था ऑपरेशनल पे, आपने क्या चीज़, और आपको वो हर चीज़ यहाँ पे कोड में दिखाएगा, कौन सी चीज़ आपके कोड में कहाँ पे ऐड है और कहाँ से वो ओवरराइट होके आ रही है। आप जो जो यहाँ पे स्टेप करते जाएंगे आपके यहाँ पे हर वो लॉग सेव होता जा रहा है। आप इसको सेव करें या ना करें, आपने अगर फंक्शन सारे देखने हैं तो आपके फंक्शन आ जाएंगे, अगर आपने अपने सारे कनेक्शन देखने हैं डेटाबेस से, ये सारे आपके कनेक्शन आ जाएंगे। आप अगर अल्फ़ाबेटिकली इसको शिफ्ट करना चाहते हैं, सर यहाँ पे सब कुछ स्ट्रक्चर के अंदर सेव हो रहा होता है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये वो होता है जब आप सारी फाइल्स को इंस्टॉल कर लेंगे, ये आपका बैकग्राउंड टास्क है। हर चीज़ यहाँ पे पाइचाम में अवेलेबल होती है। इसी वजह से पाइचाम की कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करवाया जाता है कि आप अपना काफ़ी कुछ देख सकते हैं। अगर आपको और भी चीज़ें इसमें से ऐड अप करवानी होती हैं तो आप इसके ना, सर इसके नेविगेट में आते हैं, एक एरर आ गया पैकेज का, खैर इसको देखते हैं। सर देखिए, नेविगेट की फाइल्स में ना, जब हमारा ये कंप्लीट एक चल जाता है, नेविगेट फाइल्स होती हैं, यहाँ पे आपके पास नेविगेशन आ रही होती हैं। उसके बाद आपके पास फाइल्स सारी ओपन हो रही होती हैं जो एक्चुअली आपको रिक्वायर्ड है। क्लासेस की कोई फाइल रिक्वायर्ड है, ऑल फाइल्स रिक्वायर्ड है, आपको क्या चीज़ यहाँ से रिक्वायर्ड है, आपने क्लास खोलनी है, फाइल सिंबल एक्शन एनीथिंग यू वांट टू ओपन अप यहाँ पे लिखें, आपकी फाइल्स आना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आप कहते हैं नहीं मुझे और कोई डिटेल में चाहिए, आप कोड कंप्लीशन में चले जाएं। कोड कंप्लीशन करंट स्टेटमेंट है, साइकिल एक्सपैंड वर्ड्स है, या इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए, ऑटो इंडेंट लाइन है, फॉर्मेट कोड है, फोल्डिंग है। फोल्डिंग में आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कमेंट आ जाएगा कि सारे जितने भी कमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। एक्सपैंड रिकर्सिवली है, एक्सपैंड ऑल है, इसके बाद इंस्पेक्ट कोड है। फिर हमारे पास टूल में एक चीज़ गिवन है, क्रिएट कमांड लाइन लॉन्चर, आप उसको एक क्लिक पे भी लॉन्च कर सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन जो है बिल्कुल ठीक तरीके से रन कर रही होती है। तो इसमें सर इस टूल का हमें फ़ायदा ये है कि वी कैन सी अ लॉट ऑफ things from just one click. अच्छा सर, एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा था कि
जब हम एक टीम में काम करते हैं 3 to 4 पीपल या ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, अब जैसे मैंने ये अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है तो इश्यूज आते हैं कई बार, वर्जनिंग के इश्यूज आते हैं। फर्स्ट करें एक फाइल थी उसमें मैं काम कर रहा था, थोड़ी देर बाद दूसरे डेवलपर ने ओपन करके उस पर काम शुरू कर दिया। तो ये जो वर्जनिंग कंट्रोल होते हैं इसमें इसको सपोर्ट करता है पाइचार्म। इसमें हम किस तरह देख सकते हैं कि एक फाइल पे कब क्या काम हुआ था, 2 दिन पहले कितना काम हुआ था, इस तरह की कोई चीज़ है इसमें पाइचार्म के सर अंदर? इसमें हमें वो तो चीज़ नहीं मिलती, वो आपको स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ वो मिलेगा जो आपने अलाउ किया होगा इसको। अब किसी ने 2 दिन पहले क्या काम किया था क्या नहीं किया था, सर इसमें एक प्लगइन होता है मॉनिटर का। गूगल के हमने उड़ा ही दिया है। सर इसमें एक प्लगइन आता था मॉनिटर का जो कि जेंगो सपोर्ट करता था। अगर आपने किसी से ये देखना है कि जेंगो पे क्या काम कर रहा है, सर ये आपको इसके साथ ये इंटेलिजेंस, ये वाली इंटेलिजेंस आइडिया पाइथन का ये आपको साथ रखना पड़ेगा। ये वाली जेट बीन का ही है पाइथन से। सर आप इसमें अपना पूरा वर्जन कंट्रोल रख सकते हैं कि आज से इवन 1.5 माह पहले किसने क्या काम किया था, ये उसको भी अपने साथ सेव रखेगा और एक फाइल आपकी रीड मी की खुद ब खुद ही बनाना शुरू कर देगा। अ, ये हर उस लैंग्वेज के साथ यूटिलाइज हो जाता है। यूआई के अंदर आप इसको ऐड कर लें और ये आपकी हर रीड मी फाइल्स को बनाना शुरू कर देगा खुद ब खुद। कि आपने किस टाइम पे किसने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, उसके अंदर उसने क्या चीज़ डिलीट की थी, किस तरह डिलीट की थी, ये पूरी एक फाइल को ऐड अप करना शुरू कर देता है। ये इनके साथ इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास एक प्लगइन है जो हम इंटेलिजेंस आइडिया को बीच में इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे आने वाले हमारा एक काम इसके ऊपर भी है, आइडिया के ऊपर, कि हम आइडिया से अपना प्रोजेक्ट किस तरह शिफ्ट करते हैं। और सर दूसरी एक और चीज़ जो मोस्ट कॉमन है, हम पी हैश पे काम करेंगे कुछ देर के लिए। यश पाइथन या पी पाइथन कह सकते हैं। सर इसके अंदर जो हम काम करेंगे वो ये होगा कि हम अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कन्वर्ट कर देंगे उस पर लैंग्वेजेस के ऊपर। मतलब अगर आपने काम किया जेंगो पे और आप कहते हैं कि मेरा एक क्लिक पे मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एंड्रॉयड में कन्वर्ट हो जाए, या मेरा एक क्लिक पे जो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किसी और दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए, तो हम वो सारी चीज़ें जस्ट एक सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं पी पाइथन से। पी पाइथन कह लें आप इसको, या इसको एक और यहाँ पे आई थी लैंग्वेज, एस हैश भी है, एस हैश लैंग्वेज, ये शेल स्क्रिप्टिंग इसको कहते हैं। तो जो शेल स्क्रिप्टिंग होती है सर ये भी पाइथन में लिखी जाती है, और इन शेल स्क्रिप्टिंग के अंदर हम बहुत सी चीज़ें जो है वो ऐड अप कर सकते हैं या इस तरह की चीज़ें चला सकते हैं। तो सर कहने का मकसद ये था इस सारी चीज़ों का कि हमारे पास लैंग्वेज सर्वर और बाकी सारी चीज़ें बहुत सी इंक्लूड होती हैं। हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हम बेस्ट एंड बेस्ट दें। अब जैसे एक जेंगो से ऊपर क्या फ्रेमवर्क है, बॉटल वेब फ्रेमवर्क, ये पाइथन का है। अब बॉटल जो पाइथन का फ्रेमवर्क है, आने वाली कुछ क्लासेस में मेरी ट्राई ये भी है कि मैं आपको इसके बारे में भी कुछ सिखा दूं कि बॉटल कैसे काम करता है। तो जैसे अभी आपने ये बॉटल फ्रेमवर्क इसका रेफरेंस दिया है, तो जैसे फ्लास्क और इस तरह के फ्रेमवर्क्स भी हैं, तो ये आपस में मिलते जुलते हैं जेंगो से, कि कोई डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा इनमें, सर एक जैसे हैं इसमें ये? कुछ चीज़ें इनमें एक जैसी हैं, कुछ चीज़ें बाकी ऐसे ऐसे डिफरेंस है। क्योंकि अब देखिए बॉटल के अंदर जो HTML लिखी जाती है वो और तरह लिखी जाती है, और जो हम उसमें देखते हैं क्लास में वो और तरह लिखी जाती है। और जो बाकी हमारे पास इसमें दूसरे फ्रेमवर्क आते हैं, इसमें जो सबसे खतरनाक फ्रेमवर्क था वो आया था
1986 के अंदर आया था। पी हैश और क्वांटम कंप्यूटिंग। सर ये एक वो लैंग्वेज आई थी इस टाइम पे पाइथन की। क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर पाइथन लैंग्वेज का इस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट की थी और क्यू हैश इन्होंने बनाई थी। अब क्यू हैश जो लैंग्वेज है और क्यू हैश पाइथन, पी हैश अभी रिसेंटली आई थी बॉटल से पहले। क्यू हैश आज से मेरे ख्याल में जिस दिन एंड्रॉयड ईजाद हुई थी ये तब से चल रही है। ये एंड्रॉयड के लिए लैंग्वेज ईजाद हुई थी कि आप कोई भी आपने प्रोजेक्ट जो किया हो, आपका पाइथन जेंगो पे है, आपका पाइथन सिंपल पे है, आप उसको जस्ट एक क्लिक पे अपनी पूरी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट ऑन वन क्लिक। तो ये भी एक लैंग्वेज है। अब ये है पाइथन लेकिन ये है बहुत ज़्यादा डिफरेंट, लिखने में भी, समझने में भी, करने में भी। तो सर जब ये फ्रेमवर्क इनके आते हैं या लैंग्वेजेस ये इंट्रोड्यूस करते हैं, अब जैसे जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट अब जो लेटेस्ट चल रही है वो नेक्स्ट जेएस में चल रही है। कहने को तो जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेजेस ही हैं लेकिन ये बहुत डिफरेंट है। रिएक्ट से, एंगुलर से, उसके बाद व्यू जेएस से, अब इसके ऊपर रेडक्स भी है। रेडक्स से ऊपर एक और है निंजा, जो लोग कह रहे हैं कि अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ले जाएगा। निंजा जेएस, ये लोग कह रहे हैं कि ये बहुत से फ्रेमवर्क को ले जाएगा। निंजा जावास्क्रिप्ट, तो सर बहुत कुछ अभी तो मार्केट में आ चुका हुआ है। निंजा भी है, फिर इसमें डार्क भी है, डार्क जावास्क्रिप्ट भी है, तो इसमें तो बहुत कुछ है। तो लोग कोई ना कोई नया से नया फ्रेमवर्क निकाल ही फिरते हैं। सर ये जो हम पाइथन के फ्रेमवर्क्स की बात कर रहे थे कि जैसे आपने बॉटल की और इसकी फ्लास्क की एग्जांपल दी, ये सर ये हम जो फ्रेमवर्क, जो हमारी चॉइस होती है, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है एप्लीकेशन, ये हम उसकी बेस पे उसको चूज करते हैं कि मैंने एप्लीकेशन इस तरह की बनानी है, तो इसलिए मुझे इसमें जो फ्रेमवर्क है वो ये वाला चाहिए। इसमें यही फैक्टर होता है कि और भी इसमें नहीं सर, डिसीजन में कुछ? इसमें डिसीजन में तो कुछ नहीं आता। जो डेवलपर है ना, देखिए आपके पास यहाँ पे विद इन द स्टेट, विद इन द साउथ एशिया, डेवलपर पे डिपेंड करेगा डेवलपर किस पे बना के देता है। क्योंकि मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो प्रेफर ये करती है कि उनकी कॉस्ट कम आए और प्रोडक्ट वो अच्छी खासे उससे पैसे कमा लें। अब फ्लास्क का काम सिर्फ अमेरिका में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है और जर्मनी में है। इसके अलावा फ्लास्क पे कोई काम नहीं करता। पाकिस्तान में सिर्फ 3 या 4 कंपनीज है जिन्होंने फ्लास्क पे काम स्टार्ट किया था, वो भी फिर बाद में बंद करके जेंगो पे आके बैठ गई थी। सर क्योंकि जेंगो में आपकी कॉस्ट कम लगती है, फ्लास्क में तो आपका रगड़ा बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि फ्लास्क का जो डेवलपर है वो आपसे पर आवर का चार्ज करता है। पर आवर क्या, वो उसकी 65 डॉलर से लेके $70 तक उसकी पर आवर के रेट होते हैं। तो कोई नहीं, मेरा ख्याल के पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में इतना बंदा जो इसको इतना अफोर्ड करवाएगा पर आवर के ऊपर। तो डिफरेंट कंपनीज फिर ये ट्राई करती हैं कि जेंगो का एक बंदा हायर कर लें जिसका जो वीकली रेट होता है, अगर साउथ एशिया में देखा जाए तो $150 वीकली है। और अगर आप उसमें चले जाएं, अमेरिकन साइड पे चले जाएं, तो वो वहाँ पे आपको $90 जो है वो वीकली पे मिल जाएगा, यूएसडी डॉलर। अब इसमें जो लोग आके तंग करते हैं, जो इसने आगे लिखा होता है रेस्टफुल एपीआईज के साथ वो काम कर रहे हैं, तो सर उनका जो रेट है वीकली वो तकरीबन $500 तक चला जाता है वीक के ऊपर। और उन्होंने वीक में काम कितना करना होता है, सिर्फ 4 घंटे उस स्पेसिफिक कंपनी का। तो वो फिर सर अच्छे खासे पैसे लूटते हैं। क्योंकि सर अभी तो हमने तो अभी आपका स्टार्ट हुआ, अभी तो आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं। क्योंकि अभी आपने जब आगे जाना है, रेस्टफुल एपीआईज लिखनी है एक ई कॉमर्स के साथ या इस तरह किसी भी बैंक की एपीआई के साथ, तो आपको लोगों ने जो आपको
चार्जेस देने हैं वो आपके उस पे स्किल पे देने हैं कि आप रेस्टफुल एपीआईज को किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप मिनिमम 1 घंटे का चार्ज $15 भी रखते हैं, लोग आपको पे करेंगे, क्योंकि रेस्टफुल एपीआई इस टाइम पे पूरी दुनिया में लिखी जा रही है। और इस टाइम पे तो पूरी दुनिया में लिखने की रीज़न सर ये है कि जो कंपनीज हैं वो तो सारी ऑनलाइन आके बैठ गई हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यूके की एक कंपनी है जिसकी मैंने अभी कल साइट पे काम किया था, huma.com। सर अब ये हुमा एक्चुअली कोई नेम नहीं है, इट्स अ ह्यूमंस। पहले मुझे जब इसका ये आया था एपीआई लिखने के लिए, मुझे लगा ये हुमा कोई लड़की का नाम है। ये लड़की का नाम नहीं था, इसको ह्यूमंस कहते हैं। ये एक्चुअली हेल्थ केयर की एक कंपनी है जो हेल्थ सेफ्टीज पे काम कर रही है और ये सारा कुछ। तो इसकी प्रोडक्शन और ये सारा कुछ इसने जो करना था, इसके अंदर इसने एपीआई ऐड करवानी थी। एपीआई ऐड करने से इसको फ़ायदा ये होना था कि इसने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके आना था। अब जैसे मैंने इसको जो एपीआई ऐड की है, एक्टिवेट इसने नहीं की, एक्टिवेट हो गई है इसके बाद ये। अब ये इसकी एपीआई है। अगर मैं इससे कांटेक्ट करता हूँ, ये मेरी एप्लीकेशन खुल जाएगी और अब जैसे मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं जैसे ये कहता हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, मैं क्वांटिटीज़ की इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये ऐड कर दिया, ये मेरे कार्ट में 3 प्रोडक्ट्स ऐड हो गए। अब ये मुझे चेकआउट जैसे ही करूँगा, ये मुझे बैंकिंग एपीआई वाली साइट पे लेके जाएगा। साइन अप किया, बैंकिंग एपीआई आ गई। अब ये प्रोजेक्ट मुझे लेके आगे से आगे शिफ्ट होता जाएगा। मैं जब भी इसको कुछ और करूँगा, ये कुछ और से कुछ और चलता जाएगा। इसमें जो एपीआई जो जिससे काम कर रही होती है वो और तरह चलेगी, और जो बाकी सब में जो एपीआई काम करेगी वो और तरह करेगी। अब जैसे इसी तरह एक और वेबसाइट है, इसका था ब्लू प्रिज्म। इसकी एपीआई लिखी थी ऑलमोस्ट 6 साढ़े 6 माह पहले। इसने भी वही काम किया था। अब इसके अंदर एपीआई लिखने का इसको फ़ायदा ये हुआ था, इसने ना कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐड करवाए थे कस्टमर पोर्टल। ये रोबोटिक इंडस्ट्री है और इसने जो अपने यहाँ पे चीज़ें ऐड करवाई थी वो ये था कि अगर आपने कोई भी चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कुछ भी इसमें परफॉर्म करवाना है, आप लॉगिन करो या सपोर्ट टीम से बात करो, आपको हर वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप देखना चाहते हो या लेना चाहते हो। ब्लू प्रिज्म का काम होता है पूरी दुनिया को ऑटोमेट वाली साइट पे लेके जाना। तो इसमें मैंने जो इनके गेटवेज वगैरह ऐड किए थे, उसकी बेसिस पे इन्होंने मुझे चार्जेस दिए थे ऑलमोस्ट $100 3 डेज़ के ऊपर। तो आप बहुत इजीली इनके एपीआईज के थ्रू आप एक्सेस करके बहुत कुछ ले सकते हैं, क्योंकि कंपनीज एपीआई नहीं लिखती हैं, क्योंकि जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब वो एपीआई लिखवाती है। तो जब तक आपके पास स्किल है, आप बहुत इजीली हर चीज़ कर सकते हैं। सो इट्स डिपेंड कि आप क्या काम किस तरह कर रहे हैं और कितने चार्जेस उसके ले रहे हैं काम के। This is how we gonna work। अच्छा, इसको हम लिखेंगे bootstrap करने के बाद, so we don't bootstrap last एक प्रोडक्ट ओपन करके अब जैसे यहाँ पे एक मॉड्यूल जो है वो नहीं है, लेकिन उसने बता दिया कि मॉड्यूल जो है उसका किस में नहीं है। माई शॉप में, माई शॉप इसको किस में है, Django मास्टर ई कॉमर्स। माई शॉप में उसका है salary.py।
इसमें वो कह रहा है कि ये चीज़ इंस्टॉल नहीं है। इट मीन्स के रिक्वायरमेंट्स में कुछ ऐसा है जो कि इसमें इंस्टॉल नहीं होगा, वाकई नहीं होगा। इंस्टॉल इसमें बाकी ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं हुई। couldn't find the version that specify that अच्छा तो एक पैकेज ना होने की वजह से ये काफ़ी इंस्टॉल ना होने की वजह से इतना कुछ हो गया है। चलो इसको कमेंट भी करते हैं। एक और सही है। आप एक आपने ये फाइल खोली रिक्वायरमेंट्स डॉट टेक्स्ट, जी सर। ये हम अपने प्रोजेक्ट में भी बना सकते हैं इस तरह की कोई चीज़। हम हाँ जी, इसमें हाँ जी। जितनी डिपेंडेंसीज हैं दे दें और उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करें तो सब कुछ जो है ना पिप खुद ही इंस्टॉल कर लेगा। हाँ जी, ऐसे ही है इसमें। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर आपने कोई स्पेसिफिक वर्जन नहीं देना, जैसे इसमें स्पेसिफिक एक वर्जन तंग कर रहा है, हम स्पेसिफिक वर्जन आगे से हटा देते हैं। इसमें ये होता है कि स्पेसिफिक वर्जन्स आपको अगर रिक्वायरमेंट में कोई एरर दे रहे होते हैं तो आप उन वर्जन्स को हटा दें, उसको हटा के भी चेक कर लें। अगर तो हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जो प्रोजेक्ट है वो उसमें ऐसे लेके चल रहे होते हैं। अब जैसे अगेन इसने वो वर्जन को ही एरर देना। अब जैसे ये कैरिफाई इसका है ये वाला आई गेस 1.1, ये इसको इंस्टॉल नहीं कर देता। तो आप आगे से वर्जन हटा के भी देख सकते हैं कि उसको जो जेनेरिकली वर्जन मिल रहा है वो एक वर्जन जो लेटेस्ट है उसी को इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे ये वाला वर्जन पे एरर आ रहा है, इट मीन्स कि जो वर्जन्स हैं, अब जैसे ये कैरो एसवीजी 2.4, क्योंकि इन्होंने जो वर्जन्स लिखे होंगे वो बहुत पुराने वर्जन्स होंगे या वो वर्जन्स होंगे जो ख़त्म कर दिए गए हैं। जैसे मेरे पास जेंगो इस टाइम पे 3 चल रहा है, जेंगो का फ्लोर, बाकी जेंगो के इंपोर्ट लाइक पिलो ऑलरेडी है। लेट्स सी कि अब कौन सा आता है। जहाँ पे कोई आपका वर्जन की वजह से कोई एरर आता है, आप उसका वर्जन आगे से हटा दें या वर्जन लिखे ही ना, तो वो आपको इंस्टॉलेशन कर देगा। जैसे does not support Python 2x anymore, ठीक है, please use Python 3 or install the older version of this one। it means के Python 2 को ये खाली वर्जन जो है ये सपोर्ट नहीं करेगा कार्गो एसवीजी। तो हमें अगर इस तरह की कोई आपको एरर आता है कभी, आप इसके इंटरप्रेटर में आए, अगेन यहाँ पे मेरा कोई इंटरप्रेटर नहीं शो हो रहा। इट मीन्स कि मुझे इसको 3 पॉइंट समथिंग के साथ ऐड अप करवाना पड़ेगा। मैं इसको 3.10 पे ऐड अप करवा के देखता हूँ एंड इसको अप्लाई करता हूँ एंड यहाँ से इंटरप्रेटर फाइंड आउट करते हैं कि जो इसको देख सके। तो लेट्स सी, क्योंकि उसने कहा कि वो इसको सपोर्ट नहीं करता। सो प्री प्रोसेसिंग रनिंग, हम इसको दोबारा भी देख सकते हैं कि दोबारा जो है इंस्टॉल करता है या नहीं करता। तो किसी का प्रोजेक्ट चलाना हमेशा से ही डिफ़िकल्ट काम रहता है, क्योंकि उसने अपने सिस्टम के हिसाब से अपनी समटाइम्स प्रेफरेंसेस लिखी होती हैं या ऐसा कुछ किया होता है। लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल फील्ड में होते हैं तो वहाँ पे ना हर तरह के सिस्टम अवेलेबल होता है। वो आपको समटाइम जब आपकी कोई हायरिंग कमेटी हायर करता है, वो आपको एक जेनेरिक ऐसे ही प्रोजेक्ट पकड़ा देते हैं। वो कहते हैं इस प्रोजेक्ट को बस रन करके दिखा दो, या रन करना इन द सेंस के आप इसके अंदर ये चीज़ ऐसे ऐड करके दिखा दो, या इस प्रोजेक्ट को रन कर दो, इसमें ये फाइल कैसे रन होगी या ये कैसे रन होगी, या इसमें जो एरर है इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि उनके पास इंटरव्यू के टाइम पे आपके सिर्फ 15 से 16 मिनट्स होते हैं, उनने उसी के अंदर डिसीजन करना होता है। तो अगर आपके पास किसी का प्रोजेक्ट आता है और उसमें रिक्वायरमेंट की फाइल नहीं होती,
तो आपने सिंपली ये काम करना है, पहले मेक माइग्रेशन ही करके देखना है कि मेक माइग्रेशन से आपको कोई सोल्यूशन मिलता है। आपको एरर, यहाँ पे आपको एरर मिलेगा, आपने एरर खुद फाइंड आउट करना है, ये एरर कहाँ पे आया हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि कैसे मिलेगा ये एरर, कि एरर कहाँ पे आया है। सर इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है, अभी मुझे कोई एरर आता है, मैं आपको दिखाता हूँ एरर हम कैसे पकड़ते हैं। एक आप ये प्रोसेसिंग देखते रहा करें जब भी आप कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहे होते हैं या कभी भी आपको कोई एरर रिसीव होता है। इस प्रोसेसिंग में आपको यहाँ पे पता लग रहा होगा कि आपकी चीज़ इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये वाहिद एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको लाइव व्यू दे रही होती है किसी की चीज़ की इंस्टॉलेशन का। सी अब ये इंस्टॉल नहीं हुई, ये भी इंस्टॉल कर रहा है यहाँ पे, स्टिल इट्स इंस्टॉलिंग द पैकेज, अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उसने मुझे कहा कि डज नॉट एग्जिस्ट फॉर 2.0। अभी इसकी इंस्टॉलेशन अपडेटिंग स्केलेटन कंप्लीट होके स्कैन इंस्टॉल पैकेजेस, अब इसको दोबारा इंस्टॉल कर रहा है इसी चीज़ को, जो यहाँ पे एरर दे चुकी है वो यहाँ पे इसको दोबारा इंस्टॉलेशन में लगा हुआ है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का इंटरप्रेटर चेक करें तो इस टाइम पे मेरा प्रोजेक्ट इंटरप्रेटर जो है वो 3.8 चल रहा है, 2.7 नहीं। तो 3.8 के ऊपर मेरा ये बहुत इजीली रन हो सकता है। अगर ये स्टिल रन नहीं होता मीन्स कि ये पैकेज मुझे यहाँ से निकाल के इसकी जगह कोई और करना पड़ेगा, हमारी डिपेंडेंसी चेंज नहीं होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये पैकेज हम निकाल देते हैं या चेंज कर लेते हैं तो इससे क्या असर पड़ेगा। सर इसका जो अल्टरनेटिव होगा वो हमें वही काम प्रोवाइड करेगा जो एक्चुअली में हमें रिक्वायर्ड होगा। अब जैसे ये इंस्टॉलिंग पैकेज पे चला गया, डाउनलोडिंग उसने कंप्लीट कर ली है, रनिंग सेटअप डॉट पी वाई इंस्टॉल, अब ये देखें यहाँ पे एरर जनरेट हुआ और उसने भी यहाँ पे हमें एरर दे दिया। एरर ये था कि उसने इस फाइल को इंस्टॉल करने से ही मना कर दिया, मीन्स कि ये फाइल हमें ऐसे इंस्टॉलेशन में नहीं मिलनी, ये अपने आप को अपडेट करेगा, अपडेट कर लिया, मीन्स कि हमें इसका ओल्डर वर्जन पिक करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे लिखता हूँ, आपने अगर कोई स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड करना है तो आपके पास यहाँ पे ओल्डर वर्जन आ रहे होंगे। हम इसके यहाँ पे ओल्डर में 2.0 करके देखते हैं कि ये 2.0 चाहिए, इंस्टॉल करके देता है हमें या नहीं देता। अगर नहीं आएगा तो हम इसके किसी और जो पैकेज है इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव पैकेज इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। और अगर ये फिर भी नहीं होता तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक कमेंट ये कर देते होते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो एक स्पेसिफिक सिस्टम से के लिए बनाई गई थी, स्पेसिफिक सिस्टम के लिए अगर ये स्पेसिफिक इसके लिए डिज़ाइन की गई थी तो हमें वो एक स्पेसिफिक फाइल रिक्वायर्ड होगी इसको चलाने के लिए। तो वो फिर हमें अमेज़ॉन से या किसी जगह से लाइव जो सर्वर्स होते हैं हम वहाँ पे जाके ये काम करते हैं, फिर इन्हीं प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आज एक सर्वर के बारे में आपसे पहले वाली क्लास में एक बताया, इस वो सर्वर हमारे पास होता है PR लाइव। ये हमारे पास एक ऑनलाइन इसकी आईडी ही है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चीज़ नहीं चलती हम ऑनलाइन आईडी के ऊपर उन चीज़ों को चलाने की कोशिश करते हैं कि चल जाए। सर अभी जैसे ये हम किसी का प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करें चलाने की, इंपोर्ट करके, जी तो आप कह रहे थे किसी का प्रोजेक्ट हम चलाने की, लेकिन उसमें ये एक चीज़ है कि जो फाइल स्ट्रक्चर है वो तो सेम ही होगा ना, सर, जो फाइल हम स्ट्रक्चर काम सेम कर होगा। रहे हैं और जो किसी दूसरे ने काम किया है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं होगा ना, नहीं वो नहीं तो नहीं एक ही सर, होगा। फाइल स्ट्रक्चर सारों का सेम होगा। जेंगो के लिए फाइल स्ट्रक्चर सब सेम होगा। अगर किसी ने फ्लास्क पे काम किया तो उसका फाइल स्ट्रक्चर चेंज होगा। मैं सर ये बता रहा हूँ कि उसने अगर वो डिपेंडेंसीज जो लिखी होती है ना, समटाइम्स अगर वो हम पे यहाँ पे नहीं चलती तो हम, ये ऑनलाइन कंपाइलर है पाइजा डॉट क्लाउड, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन का सर्वर्स का। इसमें सर हमारे पास दुनिया की हर तरह की फाइल आप इसमें रन करके चला सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे प्रोजेक्ट इंपोर्ट नहीं होगा, हमें प्रोजेक्ट खुद से लिखना पड़ता है। यहाँ पे इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं,
ये डाउनलोड करिए, हमें ये अपग्रेड करवाना पड़ता है इसको, कि आप इसको अपग्रेड करें। $9 पर मंथ के ऊपर इसके चार्जेस होते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव ऑनलाइन का एक है, लेकिन वो टॉरेंट से डाउनलोड पे लगाया हुआ है। होप्स हो कि वो विंडोज़ में डाउनलोड हो, क्योंकि फिर वो विंडोज़ सिस्टम का ही है। जैसे ये फाइल अभी डाउनलोडिंग पे ही लगी हुई है, अभी नो वन नोस कि अभी ये डाउनलोड होके चलती है या नहीं चलती, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑनलाइन सर्वर पे यहाँ पे ये फाइल मिल जाएगी बहुत ईजी। फिर मैं इसको यहाँ पे करूँ ना, फिर इंस्टॉल, ये मुझे यहाँ पे इसने वो कर दी फाइल सारी, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। हर चीज़ यहाँ पे, ये ऑनलाइन कंपाइलर पे हमें कभी कोई एरर नहीं जनरेट होगा। ये कंपाइलर ऐसा है, यहाँ पे स्टिल उसने एरर जनरेट कर दी, क्योंकि ये फाइल स्पेसिफिकली किस इंटरप्रेटर के लिए डिज़ाइन की गई थी, यहाँ पे उसने वो चीज़ मेंशन नहीं की हुई। सो जो कोडर्स होते हैं वो समटाइम अपनी ये हरकतें भी कर जाते हैं बीच में, क्या हमें नहीं बताते कि ये स्पेसिफिक फाइल जो है वो किस इंटरप्रेटर के लिए यहाँ पे यूटिलाइज होगी। तो इस वजह से ये ऑनलाइन ये कंपाइलर अवेलेबल होता है। इसका मैं लिंक जो है वो उधर उसमें भी शेयर कर देता हूँ, चैट में भी, कि sometimes when we're going to have something from the other side, तो अगर वो वहाँ पे नहीं चल रहा होता तो हम यहाँ पे इसको बना सकते हैं बहुत ईजीली। ये टर्मिनल हमारा यहाँ पे है, ब्राउज़र हमारा यहाँ पे है, कोई आपने एप्लीकेशन ऐड करनी है, आप यहाँ से एप्लीकेशन भी अपनी ऐड कर सकते हो। आपने जो भी चीज़ से ऐड करनी है, आप उसमें क्लाउड सर्विस ईच एंड एवरी वे आपका यहाँ पे ऐड हो सकता है, स्वाय किसी प्रोग्रामिंग के फोल्डर के। जैसे मैंने खुद ऐड कभी नहीं किया, मैं इसको ऐड करके देखता हूँ ज़रूर। नहीं, वैसे अपलोड भी होता है, नहीं हुआ, आइडिया था कि ये अपलोड कभी नहीं करेगा इसे। तो सर ये एक तरीका होता है, हम ऑनलाइन कंपाइलर्स पे भी काम करते हैं, लेकिन हमें ये मिलेगा सिर्फ 200-250 घंटों के लिए एक दिन में। एक दिन में आपके पास 250 घंटे होंगे इसको यूज़ करने के लिए, उसके बाद आप अगले दिन अगेन इसको 250 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी पेमेंट पे करवा देते हैं, प्लान ले लेते हैं, जो मेरे ख्याल में $9 का प्लान है, तो आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं ऑलमोस्ट 3 सर्वर्स पे, और आपके पास जो टोटल टाइम आ जाएगा एमटी प्लान में, वो एक दिन में 24 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम आ जाएगा। फ्री के अंदर तो आपके पास बस टोटल 250 घंटे होते हैं एक दिन के। यहाँ पे आपके पास टाइम लिखा हुआ आ रहा होगा एक दिन में क्या होता है, और अगर आप इसके अपग्रेड करते हैं तो आपके पास एक दिन में 7018 मिनट होते हैं अपग्रेडेशन में, टर्मिनेशन के। स्कूटर समटाइम ये हरकतें कर देते हैं जिसकी वजह से हम स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं उनको सर इंस्टॉल नहीं अभी कर आपने पाते। जैसे आप ये बता रहे थे कि किसी डेवलपर ने कोई इस तरह की हरकत की, हम उस तक पहुंच नहीं पा रहे। फर्ज करें मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं किसी को अपना मैं सोर्स देना नहीं चाहता, मैं जी उसका फाइल स्ट्रक्चर किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ कि वो जो है ना जहाँ इंस्टॉल है वो वहाँ उस सोर्स को पढ़ ना सकें। इसको कोई मतलब जैसे हाँ हमें जी यहाँ डॉट पी वाई फाइल्स एक्सटेंशन नज़र आ रही है, कोई ऐसी एक्सटेंशन होती है जिसको रीड ना कर सकें? जैसे हाँ एक जी एक्जी होती है हमारी सर, आप प्रोजेक्ट्स इसकी की इसकी एप्लीकेशन। आप एक सेटअप डॉट पी वाई बना देते हैं। कल हमने ना एक सेटअप डॉट पी वाई बनाई थी अपनी भी, कल वाले प्रोजेक्ट में ना। आप सिर्फ सेटअप डॉट पी वाई, जब आप अपनी सेटअप डॉट पी वाई बना के उसको पकड़ा देते हैं, वो सेटअप डॉट पी वाई को ही सिर्फ चलाएगा, उसके बाद आपकी उसके पाइथन की कोई एक फाइल भी नजर नहीं आएगी। बहुत से प्रोजेक्ट्स में आपको सेटअप डॉट पी वाई की फाइल आपको नजर आएगी, उसमें यही होता है कि ये लोग आपकी फाइल्स को रीड नहीं कर सकते डॉट पी वाई की। अगर आप कहते हैं कि डॉट पी वाई को आपने कन्वर्ट करना है, तो आप इसको डॉट पी वाई टी में कन्वर्ट कर दें, वो रीडेबल नहीं होती। फिर जब हम इसको आने वाले टाइम में इसकी एक्सटेंशन जब चेंज करेंगे तो हम इसको पी वाई टी में भी कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें भी यही होगा कि ये रीडेबिलिटी से अपने आप को हटा देगा। जैसे मोर इंटीग्रेशन टूल्स,
इसने मैं वार्निंग जनरेट कर दिया कनेक्शन के ऊपर, वो नहीं इंस्टॉल होगा। तो जिनको मैं कमेंट कर रहा हूँ ना, इनका डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता प्रोजेक्ट के साथ। जो हमारे पास एंटर टूल है, हमारे पास यहाँ पे एंटर टूल ये पड़ा हुआ है, हमारे पास पीडीएफ व्यूअर है, हमारे पास पीडीएफ व्यूअर व्यू के अंदर पड़ा हुआ है या क्या कुछ डेफिनेशन वाला। तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम फाइल को कमेंट कर रहे हैं तो उस फाइल को कमेंट करने से अगला फ़ायदा क्या होगा। अब जैसे ये पैकेज रिसोर्सेज है, ये वाला हमें इसकी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि पैकेज रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं अंदर। अब प्रो हमें 6 तो ऑलरेडी है मेरे पास, रिक्वेस्ट किया है, विजिट किया है, पर्सन पार्सर फिलों के बाद आगे सही हो गया, पार्सल भी है। हाँ, लेकिन इसमें करना था। अभी आया है टाइनी सी एस एस से, टाइनी सी एस एस 2 पे। मतलब जैसे ये अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट करना शुरू कर दिया, उसने पुराना अनइंस्टॉल किया, नया अपडेट कर दिया, पुराना अनइंस्टॉल किया, नया अपडेट करता गया। अब इससे सारे पैकेजेस ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू दैट पार्ट इसने अपडेट कर दिए हैं। अब लेट्स सी, हमने बस ये चेक करना है कि वाकई अपडेट हुए हैं या जस्ट ऐसे ही था। तो पाइथन 3 manage.py एक migrations अगेन, ये मैं स्टिल वहाँ पे इंपोर्ट नहीं कर रहा फ्रॉम। अच्छा, इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे तो है ही नहीं, फ्रॉम सेल। ये लास्ट तरीका है इसका इंस्टॉलेशन करने का। अगर हो गई तो ठीक है, हो गई है। सी थ्री एरर आता है यहाँ से, यार नहीं बचा, चला तो गया सेटिंग के अंदर से। ओके, बाइनरी ट्री, फ्रॉम बाइनरी ट्री इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट। इट मींस कि इसके अंदर एरर ही एरर है, हर जगह पे एरर्स ही आएंगे। settings.py में no module of binary tree, from brain tree import configuration and environment। तो इसके अंदर ये सब चीज़ें इस तरह चलती रहती हैं। अभी जैसे ये प्रोजेक्ट है, ये पूरा यूजलेस है। इसने क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह इंस्टॉल की हुई है वो एक प्रॉपर किसी वे में नहीं है। अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि मेरे ये मास्टर शॉप में settings.py में लाइन नंबर 164 है, तो अगर मैं आपको लाइन नंबर 164 दिखाऊँ, जैसे ये आ रहा है, इसमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस हो ही नहीं सकेंगी कभी भी।
ब्रेन के अंदर, ये जो ब्रेन ट्री इसने बना के दिया हुआ, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से स्टार्ट हो के एक नया इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगी। इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने के बाद उसको आगे फेंकेंगी, फेंकने के बाद आगे से आगे ये बढ़ता हुआ चलता जाएगा। जैसे सैंडबॉक्स आ गए, सैंडबॉक्स इसके इन्वायरमेंट का पार्ट ही नहीं है। अब जैसे ये रेडिक्स आ गई है, अब ये रेडिक्स जो है ये एरर ही कहीं और आया है। जैसे प्रोडक्ट्स में रिकमेंडेड डॉट पी वाई में ये एरर है। तो इस तरह आप अगर एरर को रिजॉल्व करते रहे और या आगे से आगे जाते रहे। अब ये इंपोर्ट हुआ कहाँ से था? इंपोर्ट रेडिक्स ये हुआ था इसकी क्लास होनी चाहिए। खैर देखते हैं, ये भी एरर दूर हुआ है। तो ये आगे से आगे अब निकलते जाएंगे एरर्स। ऑर्डर्स फॉर्म, तो अगर आप एरर दूर करने लग गए तो आप एक प्रोजेक्ट को ठीक करते करते आपको 1 वीक लग जाएगा, अगर वो ठीक प्रोजेक्ट बना हुआ होगा तो, जो कि मोस्टली ऑनलाइन तो नहीं होते। वैसे अगर आप किसी कंपनी या फर्म में हैं तो वहाँ पे तो डेफिनेटली ठीक ही प्रोजेक्ट्स बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे एक और आ गया, ऑर्डर्स के व्यू में गए, व्यू डॉट पी वाई में आए, यहाँ पे ये एरर आ गया है। तो इसके कुछ प्रोजेक्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, कुछ हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कुछ इंस्टॉल भी नहीं होते, कमेंट करने पड़ते हैं। फिर अब ये जैसे ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, ये इसका पार्ट ही नहीं है। फिर अगर इसको कमेंट करूँगा तो इसने अपने कमेंट होने के साथ साथ 600 एरर नए जनरेट कर देने हैं। जैसे ये एक एरर आ गया जो मेरे ख्याल में इसी से लिंक करता है, CSS की इससे प्रिंट से। तो ये एक वे होता है जिसमें आपके एरर्स हैं वो ख़राब हो रहे होते हैं या इस तरह की चीज़ें साथ साथ चल रही है। एनीवेज, इसलिए हम दूसरों के प्रोजेक्ट्स को चलते चलाते ही लेते हैं। कभी भी अगर आपके पास कोई बंदा आता है वो ये कहता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है और इसमें ये चीज़ ऐड करनी है, तो आप उससे काइंडली पहले ये पूछ लें कि प्रोजेक्ट रनिंग फॉर्मेशन में है या नहीं है। तो अब जो चीज़ है जो हमारे करने वाली है वो ये है कि आपके पास 1 वीक है या 1.5 वीक आप ले लें, नहीं बल्कि 1 वीक इज़ मोर देन इनफ। उसमें आपने जो हमने ब्लॉक साइट कंप्लीट की थी वो ब्लॉक साइट आप बनाएंगे ताकि हम उसमें फर्दर रेस्ट APIs, उसके फुल API के साथ, उसके बाद उसमें रिएक्ट और एंगुलर को कनेक्ट करके हम एक फ्रंट एंड भी इसके साथ बना सकते सर हैं। जी सर वो ये जो आप कह रहे हैं कि ये हम खुद भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन सर जैसे कि आपने बताया मैं शेयर कर लूँगा सर, तो हाँ प्लीज़ वो आप ये मैं कोड आपसे शेयर कर लेता हूँ अभी। कोड ठीक है आपको सर व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप आ पर। जाएगा। हाँ, आपको भी व्हाट्सएप पे कोड ठीक से है सर, इन्फॉर्मेशन में मिल जाएगा ताकि आप अपने कोड को उसके साथ कंपेयर करके बहुत इजीली देख सकें। ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप व्हाट्सएप पे इजीली पूछ सकते हैं। ओके सर।